नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में धांधली के आरोप लग रहे हैं। बता दें कि आज कांग्रेस के नए अध्यक्ष का ऐलान होगा। वहीं उससे पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में भी धांधली के आरोप लगे हैं। थरूर के चीफ इलेक्शन एजेंट का आरोप है कि थरूर के चीफ इलेक्शन एजेंट ने बड़ा आरोप लगाया है। गंभीर अनियमितताओं के इस इलेक्शन में आरोप लगाए हैं। सूत्रों के मुताबिक यूपी की 6 मतपेटियों को बाहर रखा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की गुटबाजी कहीं ना कहीं इस कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव भी कहीं गुटबाजी से अछूता नहीं दिख रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक यूपी की 6 मतपेटियों को बाहर रखा गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है, कौन बनेगा कांग्रेस अध्यक्ष? शशि थरूर के जो इलेक्शन एजेंट हैं, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है। चुनाव में भारी अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं, जिसके चलते सूत्रों के मुताबिक 6 मतपेटियों को बाहर रखा गया है। ये मतपेटियां यूपी की हैं, जिनको गिनती से बाहर रखा गया है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको आज की। तो शशि थरूर के इलेक्शन एजेंट ने बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में धांधली के आरोप लगाए हैं, भारी अनियमितता के आरोप लगाए हैं, जिसके चलते बताया जा रहा है कि 6 मतपेटियों को, यूपी की जो 6 मतपेटियां हैं, उनको गिनती से बाहर किया गया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है। बड़ा आरोप शशि थरूर ने चुनाव में लगाया है। कहीं ना कहीं कांग्रेस की गुटबाजी से अध्यक्ष का जो चुनाव है, ये भी अछूता नहीं दिख रहा है। यहां भी कांग्रेस की गुटबाजी साफ नजर आई। जो शशि थरूर के इलेक्शन एजेंट हैं, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि इस चुनाव में, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसके चलते बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि यूपी की जो 6 मतपेटियां हैं, उनको भी फिलहाल गणना से बाहर रखा गया है। बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए आज मतगणना हो रही है। 1 बजे कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और कुछ ही देर में साफ हो जाएगा कि कौन कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान संभालने वाला है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से प्रियम पाठक हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। तो प्रियम, मैं सबसे पहले यह कहना चाहूंगी कि शशि थरूर ने चुनाव में बड़ा आरोप लगाया है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की गुटबाजी से अध्यक्ष पद का जो चुनाव है, वो भी अछूता नहीं दिख रहा है। यहां भी कांग्रेस की गुटबाजी साफ नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए, आज पहले तो 24 साल बाद ऐसा कांग्रेस पार्टी में हुआ है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का जो प्रत्याशी है, उसके लिए चुनाव हो रहा है। और पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि जब कांग्रेस का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, वो गांधी परिवार से अलग होगा, गांधी परिवार का कोई सदस्य ना होकर अलग होगा। चूंकि लंबे समय से कांग्रेस पार्टी पर जिस तरीके से परिवारवाद के आरोप लगते रहे, तो उससे बचने के लिए कांग्रेस की तरफ से ये एक नई शुरुआत करी गई है, जिसमें 2 प्रत्याशी जो हैं, शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं, वो आमने सामने हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे की दावेदारी जो है, वो बेहतर मानी जा रही थी और पहले से ये माना जा रहा था कि जीत जो है, वो खड़गे की लगभग तय है। आज मतगणना जो है, वो शुरू हो चुकी है। सुबह 10 बजे से मतगणना जो है, वो सभी जगहों पर शुरू हुई है। लखनऊ के अंदर उत्तर प्रदेश को लेकर जो काउंटिंग हो रही है, उसमें अब इस बात का शशि थरूर के समर्थक की तरफ से, उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनकी तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि वोटों की गिनती में धांधली की जा रही है। इस तरीके का आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है। हालांकि अभी कांग्रेस ऑफिशियल्स का इसको लेकर अभी कोई स्टेटमेंट सामने इस तरीके से नहीं आया है कि उनका इस पर क्या कहना है, लेकिन अभी साफ तौर पर जिस तरीके से कहें तो शशि थरूर की तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि वोटों की गिनती में हेरफेर किया जा रहा है। जो मतपेटियां हैं, उनको हेरफेर उनमें किया जा रहा है, ताकि जो विरोधी है उसको जिताया जा सके। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर आमने सामने की टक्कर देखने को मिले। मतगणना के जो अब तक के रुझान है, मैं जानना चाहूंगी, मतगणना के जो अब तक रुझान है, उससे क्या कुछ तस्वीरें उभर कर सामने आ रही है? हालांकि माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे आगे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी अब तक जो तस्वीरें हैं, उनसे क्या कुछ साफ होता नजर आया है? देखिए, अभी भी जो तस्वीर है और जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं, वो ही आगे चल रहे हैं। और अब से मैच कुछ देर बाद, 1 से 2 घंटे बाद, तस्वीर लगभग पूरी तरह से साफ हो जाएगी और इस बात पे मोहर लगती हुई दिखाई देगी
कि कौन जो है वो अगला कांग्रेस का जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होने जा रहा है। तो इसको लेकर महज कुछ घंटों की जो है कह सकते हैं कि थोड़ा सा इंतजार और करना होगा, उसके बाद तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल जो दावेदारी है और जो रुझान दिख रहे हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे के पक्ष में ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। शशि थरूर भी बेहतर तरीके से मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन जो रुझान दिख रहा है, जो गिनती दिख रही है, उसके मुताबिक खड़गे कांग्रेस के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। सही कहा प्रियम। प्रियम, अध्यक्ष पद के चुनाव में इस बार गांधी परिवार ने खुद को बेहद दूर रखा, लेकिन बावजूद इसके जो गांधी परिवार का झुकाव कहे, रुझान कहे, वो खड़गे की तरफ ज्यादा देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं शशि थरूर का ये दर्द भी मीडिया के सामने झलक ही गया था। उसको देखकर क्या लग रहा है कि शशि थरूर के मन में भी कहीं ना कहीं शंका है कि गांधी परिवार की तरफ से जो समर्थन है वो उनको थोड़ा कम मिला है खड़गे के मुकाबले? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर इस बात को वो पहले ही जाहिर कर चुके हैं और ये बात साफ तौर पर देखने को भी मिली थी। और आज जिस तरीके से अगर आप बात करें तो रुझानों में भी खड़गे ही आगे नजर आ रहे हैं। 24 साल बाद कांग्रेस के अंदर ऐसा हो रहा है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का जो चुनाव है वो मतगणना के जरिए हो रहा है, तो ऐसे में एक पूरा जो लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के ऊपर बीजेपी की तरफ से कह सकते हैं मुख्यतः जो है ये परिवारवाद का आरोप जो है वो लगता रहा है। तो उससे बचने को लेकर, उस आरोपों से अपने आप को बचाने के लिए कांग्रेस की तरफ से इसकी शुरुआत करी गई है। और इसीलिए शायद ऐसा हुआ है कि पहली बार ऐसा है जब कोई गांधी परिवार का सदस्य जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जो है वो उम्मीदवार नहीं है। तो ऐसे में आज जब नतीजे आएंगे तो उसके बाद पहली बार ऐसा होगा कि कांग्रेस पार्टी का जो सदस्य होगा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, वो गांधी परिवार का सदस्य नहीं होगा। तो ये अपने आप में कह सकते हैं कि अपने आप को इन आरोपों से बचाने के लेकर कांग्रेस की तरफ से कवायद की गई है। वो भी उस दौर पर इलेक्शन और वोटिंग हुई है जिस समय पर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 2024 का चुनाव पार्टी के लक्ष्य में है और कहीं ना कहीं उसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सके पार्टी, इसको लेकर रणनीति बना रही है। और इसीलिए जो आरोप लगते रहे, जो निगेटिव पॉइंट्स हैं पार्टी के, उससे वो अपने आप को ओवरकम करना चाह रही है। और इसीलिए कह सकते हैं कि ये बड़ी पहल करी गई है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए गैर गांधी परिवार के सदस्य जो है वो मैदान में है। तस्वीर अब से कुछ देर बाद साफ हो जाएगी कि आखिर कौन जो है वो कांग्रेस का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, लेकिन फिलहाल अभी जो रुझान देखने को मिल रहा है उसके मुताबिक खड़गे कांग्रेस के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। सही कहा। अगर खड़गे अध्यक्ष बन जाते हैं प्रेम इस बार, तो उनके लिए कितना मुश्किल होगा स्वतंत्र होकर इस पद की कमान संभालना, क्योंकि कहीं ना कहीं उन पर गांधी परिवार का रिमोट कंट्रोल होने का भी बड़ा आरोप है। देखिए जाहिर सी बात है कि इस तरीके के आरोप जो है वो पहले दिन से ही खड़गे के साथ में लगते हुए दिखाई दिए। कहिए आप प्रियम, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए इस तरीके के आरोप उनके ऊपर या कह सकते हैं इल्जाम इस तरीके का उनके साथ में जो है वो लगता रहा है कि वो गांधी परिवार की कमांड पर चलेंगे। और इसीलिए शायद शशि थरूर के भी जो बयान आए थे उसमें भी इस तरीके का उन्होंने साफ इस बात का जिक्र किया था कि उसमें इस चीज़ों को वो शामिल कर सकते हैं या उनके जो कार्यशैली होगी उसमें गांधी परिवार का हस्तक्षेप ज़्यादा देखने को मिल सकता है। हालांकि अपने आप को इन सभी चीज़ों से मुक्त करने के लिए गांधी परिवार की तरफ से अगर आप देखें तो कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ है, लेकिन अब देखना होगा कि जब काम करने का उनका जो तरीका होगा वो क्या होगा अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। चूँकि चैलेंज बड़े हैं, अभी मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने जा रहा है, गुजरात में चुनाव होना है, गुजरात में विधानसभा का चुनाव होना है, उसके बाद 2024 का लोकसभा इलेक्शन आ रहा है जो एक सबसे बड़ी परीक्षा जो अगला कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा उसके लिए होने वाली है कि उसमें कैसा उनका परफॉर्मेंस रहने वाला है। क्योंकि अगर आप देखें तो लंबे समय से कांग्रेस पार्टी का जो रिजल्ट है वो लगातार डाउन होता हुआ रहा है, लगातार उसमें जो है वो कमी आती रही है। तो ऐसे में उससे अपने आप को उससे उभारना और पार्टी को मजबूत करना एक बड़े दायित्व के तौर पर होगा, बड़ी चुनौती होगी। लेकिन देखना होगा कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो भी आएगा वो अपनी इस जिम्मेदारी को किस तरीके से उसका निर्वहन करता है, पार्टी के अंदर क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्या वो स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे या फिर जिस तरीके से अभी तक कांग्रेस पार्टी की जो कार्यशैली रही है उसी के अनुरूप चलते हुए नजर आएंगे। लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि खड़गे जो हैं वो बनेंगे अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष और उसमें माना जा रहा है कि गांधी परिवार का हस्तक्षेप ज़्यादा हो सकता है। जी प्रियम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कांग्रेस अध्यक्ष के पद का जो चुनाव है वो आज मतगणना है वो कुछ ही देर में संपन्न हो जाएगी और नया कांग्रेस अध्यक्ष के नाम का आज ऐलान हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। नगर निकाय चुनाव पर पुनर्विचार याचिका पर आज सुनवाई होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो बिहार से है। नगर निकाय चुनाव पर पुनर्विचार याचिका पर आज सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने दायर की है ये याचिका। पुनर्विचार निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के फैसले का अब इंतजार है। हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने पुनर्विचार की याचिका दायर की है। आरक्षण मामले में राज्य सरकार के दायर याचिका पर आज सुनवाई होगी।
निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के फैसले का आप सभी को इंतजार है। हाईकोर्ट के फैसले का आप सभी को इंतजार है। निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के फैसले का अब इंतजार है। निकाय चुनाव पर पुनर्विचार याचिका पर आज सुनवाई होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार से। हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिसमें आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। आरक्षण के मामले में राज्य सरकार ने यह याचिका दायर की थी हाईकोर्ट में, जिस पर पुनर्विचार को लेकर आज सुनवाई होगी। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता रजनी जुड़ चुकी हैं। जी रजनी, बड़ी खबर है, निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार है। क्या लग रहा है आपको, कब तक इस मामले की सुनवाई होगी? बिल्कुल, देखिए, हाईकोर्ट के निर्देश पर ही ये चुनाव टला था और हाईकोर्ट ने स्टे लगाया था, जिसके बाद नगर निकाय चुनाव को रोक दिया गया था। और आज एक बार फिर से सरकार ने पुनर्विचार के लिए याचिका दायर की है और उस याचिका पे आज सुनवाई है। हालांकि विपक्ष की माने तो ये याचिका जब हाईकोर्ट से रिजेक्ट हो गई थी तो इसे राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करना चाहिए था, लेकिन राज्य सरकार ने पुनः एक बार फिर से हाईकोर्ट की ओर रुख किया है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि आज पुनर्विचार में हाईकोर्ट के क्या निर्देश निकल कर आते हैं, क्योंकि बिहार की पूरी राजनीति अभी इसी इंतजार में है, इसी हाईकोर्ट के आज के इंतजार में है, क्योंकि इस पे पूरा मामला डिपेंड करता है कि नगर निकाय चुनाव होगी या नहीं होगी। क्योंकि नगर निकाय चुनाव रुकी थी और यही वजह थी कि हाईकोर्ट के रिजेक्शन के बाद ही रुकी थी। तो इस पर राज्य सरकार ने एक बार फिर से पुनर्विचार के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। तो अब ये देखना है कि हाईकोर्ट क्या उनकी अपील पर सुनवाई करती है या नहीं करती है। जी रजनी, लंबे समय से नगर निकाय के जो चुनाव है वो पेंडिंग चल रहे हैं राज्य में, जिसको लेकर आज सुनवाई है, फैसले का भी इंतजार है। तो क्या लग रहा है कि आज जो फैसला आएगा हाईकोर्ट का वो किसके पक्ष में हो सकता है? कब तक जो निकाय चुनाव है उनकी तस्वीरें साफ हो पाएंगी कि बिहार में जल्द से जल्द निकाय चुनाव हो पाए? देखिए, मैंने बताया कि चूंकि हाईकोर्ट के ही निर्देश पे ये नगर निकाय चुनाव पे स्टे लगा था। हाईकोर्ट ने ये एलिगेशन लगाया था राज्य सरकार पे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि जो आरक्षित सीटों को लेकर निर्देश दिए थे उसका अनुपालन बिहार सरकार ने नहीं किया था और इस वजह से ये इस चुनाव पे रोक लगी थी। और एक बार फिर से आज पुनर्विचार के लिए राज्य सरकार की ओर से अपील की गई है, लेकिन बिहार में इसको लेकर राजनीति पूरी तरह से तेज हो गई है। अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार ये हमला करता रहा था कि राज्य सरकार ने जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया और यही वजह रही कि हाईकोर्ट का ये रिजेक्शन सामने आया। लेकिन अब राज्य सरकार एक बार फिर से अपील की है तो उम्मीद जताई जा रही है कि आज दोपहर बाद का जो वक्त है वो मुकर्रर किया गया है। दोपहर में सुनवाई होगी और उसके बाद ये रिजल्ट आएगा कि बिहार सरकार के पक्ष में ये निर्देश आते हैं या फिर एक बार फिर से रिजेक्शन मिलता है और उसके बाद तय होगी बिहार नगर निकाय के चुनाव की दशा और दिशा कि किस आखिर चुनाव होगी या नहीं होगी। और अगर होगी, सरकार अगर हाईकोर्ट परमिशन दे देती है तो ये चुनाव कब तक होगी ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। जी रजनी, अब बिहार के निकाय चुनाव का भविष्य जो है आज के हाईकोर्ट के फैसले पर टिका हुआ है। कुछ ही देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे अगली खबर पर। तो आरक्षण मामले में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी पुनर्विचार के लिए, जिस पर आज हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। कुछ ही देर में फैसला आएगा। आगे बढ़ते हैं, पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। नालंदा के एक मुखिया पति की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। अपराधियों ने पाटलिपुत्र पानी की टंकी के पास गोली मारी। पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर बेखौफ अपराधियों की दबंगई देखने को मिली है। अपराधियों ने पाटलिपुत्र पानी की टंकी के पास एक शख्स को गोली मार दी। अपराधियों ने पाटलिपुत्र पानी की टंकी के पास शख्स को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है। पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार से बड़ी खबर आपके सामने है। पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र में अपराधियों ने पानी की टंकी के पास एक युवक को एक मुखिया के पति की गोली मारकर हत्या कर दी है। तो नालंदा से यह खबर है, जहां एक मुखिया के पति की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता रजनी जुड़ी हुई है। रजनी, क्या है ये पूरा मामला?
देखिए बताते चले कि बेखौफ अपराधियों का तांडव एक बार फिर से देखने को मिला है और ये भैया रहे हैं नालंदा के, इन्हें गोली मारी गई है। अंदेशा ये भी जताया जा रहा है कि आपसी रंजिश का हो सकता है ये मामला हो। 4 से 5 की संख्या में अपराधी यहाँ आए थे और उन्होंने गोलियां मारी और गोली मारने के बाद वो घायल हो गए थे, वो गिरे थे, लेकिन अस्पताल ले जाते मुखिया पति की मृत्यु हो गई और इसके बाद से वहां लगातार अफरा तफरी मची हुई है। तमाम पुलिस की टीम वहां पहुंची हुई है और अब सर्च किया जा रहा है कि आखिर वो कौन कौन से लोग थे। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं कि अपराधियों की पहचान हो सके और अब ये इस बात की भी तलाश की जा रही है कि आपसी रंजिश का ये मामला था या फिर कुछ और। जी तो रजनी, इसमें पुलिस ने अब तक क्या कुछ कार्रवाई की है? आरोपियों को पकड़ लिया गया है क्या? उनकी गिरफ्त तक कब तक पुलिस पहुंचेगी? देखिए घटना अभी अब से बस थोड़ी ही देर पहले पटना का व्यस्त इलाका है, पानी टैंक के मोड़ पर यह घटना हुई है और अचानक से मुखिया पति सड़क पर जा रहे थे और उस दरमियान अपराधी यहां पहुंचे और उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। 4 से 5 की गोलियां लगी मुखिया पति को और उन्हें आनंद फानंद में अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन अब मामला ये है कि पुलिस तमाम जो सीसीटीवी फुटेज लगे हैं उन्हें और कौन कौन से लोग इसमें शामिल है उनकी पहचान की जा रही है। हालांकि फिलहाल किसी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जी रजनी, क्या ये कोई आपसी रंजिश का मामला है या दबंगई का मामला है? क्योंकि आए दिन बिहार में दबंग माफियाओं की भी हम घटनाएं देखते रहते हैं, किस तरह वो बेखौफ ऐसी आपराधिक वारदातों को अंजाम देते रहते हैं। बिल्कुल, मैंने बताया कि आपसी रंजिश का मामला है या फिर क्या कुछ मामला है, ये इन तमाम बातों को तलाश की जाएगी। वहां पे पुलिस की टीम पहुंच चुकी है, आला अधिकारी पहुंच चुके हैं और अब उनके परिजनों से संपर्क साधा जा रहा है कि आखिर क्या इनकी किसी से आपसी रंजिश थी। इन तमाम पहलुओं पे भी जांच की जा रही है। रजनी, इस पूरे मामले में अभी तक परिजनों का कोई बयान सामने आया है क्या? उनका क्या कुछ कहना है? देखिए मैंने बताया कि अभी अब से बस थोड़ी देर पहले की घटना है, अचानक से गोली मारी और जब गोली मारी थी तो उस दरमियान मुखिया पति घायल थे, उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। अफरा तफरी का माहौल था, ऐसे में उनके परिजनों का कोई रिएक्शन अभी सामने नहीं आया। जैसे रिएक्शन सामने आता है हम आपको अपडेट करते हैं। जी रजनी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो नालंदा के एक मुखिया पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बिहार में एक बार फिर से अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। अपराधी बेखबर पुलिस प्रशासन से बेखौफ होकर तांडव मचा रहे हैं। नालंदा के एक मुखिया पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। प्रयागराज में आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक है। 16 अक्टूबर से ये बैठक चल रही है, जिसका आज समापन होना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रयागराज में आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक हो रही है। 16 अक्टूबर से ये बैठक चल रही है, जिसका आज समापन होना है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के उद्घोष संबोधन के बाद इस बैठक का समापन होगा। दोपहर करीब 1 बजे मोहन दत्तात्रेय प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो दोपहर करीब 1 बजे संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रयागराज में आरएसएस की ये बैठक चल रही है। आज इस बैठक का समापन होना है। आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की ये बैठक आज प्रयागराज में हो रही है। 16 अक्टूबर से ये बैठक चल रही थी। आज इस बैठक का समापन होगा। इस बैठक में संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले शिरकत करेंगे और वो संबोधित करेंगे सभी आरएसएस कार्यकर्ताओं को, जिसके बाद इस कार्यक्रम का समापन होगा और दोपहर करीब 1 बजे संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले बैठक करेंगे, पीसी करने वाले हैं। तो प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक हो रही है। 16 अक्टूबर से ये बैठक चल रही है, जिसका आज समापन होना है। इस बैठक में संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले शिरकत करेंगे और वो संबोधित करेंगे आरएसएस कार्यकर्ताओं को, जिसके बाद दोपहर 1 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ शोएब रिजवी जुड़ चुके हैं। तो शोएब, प्रयागराज में बड़ी बैठक आरएसएस की आज चल रही है, क्या कुछ अपडेट सामने आया है इसको लेकर? बिल्कुल, एक बड़ी बैठक कह सकते हैं। देश लेवल की बैठक की करीब 378 जो इनके प्रतिनिधि थे इसमें शामिल हुए थे। दत्तात्रेय जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो बहुत कुछ साफ होगा कि इन 4 दिनों में किस तरह का मंथन हुआ था।
अलग अलग विषयों पर बैठक में चर्चा की गई है। 4 सत्रों में 4 से 5 सत्र प्रतिदिन इस पूरी बैठक के हुआ करते थे। आज आखिरी दिन है। ये भी चर्चा है कि कल हो सकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आशीर्वाद लेने प्रयागराज पहुंचे, लेकिन अभी उनका ऑफिशियल कार्यक्रम नहीं आया है। लेकिन जो बैठक का कार्यक्रम है वो आज अंतिम दिन है। हालांकि ये उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर जो संघ से जुड़े लोग हैं वो 1-2 दिन तक और रुकेंगे। लेकिन आज जो 4 दिनों की बैठक हुई, इसमें क्या निष्कर्ष निकला है, किन चीजों पर मंथन हुआ है, क्योंकि पिछले दिनों मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया था रामनवमी के अवसर पर, जनसंख्या जो वृद्धि है उससे किस तरह से निपटा जाए, सामाजिक समरसता कैसे बनाई जाए, मातृशक्ति को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इन तमाम विषयों पर गहन चिंतन हुआ है इन 4 दिनों में। और इन 4 दिनों में आगे जो आने वाले समय है उसमें किस तरह से संघ कार्य करेगा, संघ अपना किस तरह से विस्तार करेगा, उस पर चर्चा की गई है। साथ ही साथ संघ के 2025 में 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं, तो उसको लेकर के भी रूपरेखा तैयार की गई है कि इस 100 वर्ष जो पूरे हुए हैं संघ के, उसको किस तरह से सेलिब्रेट करेगा, संघ आगे इसको किस तरह से विस्तार करेगा, इन तमाम विषयों पर चर्चा हुई है। लेकिन अब से कुछ देर बाद 16 अक्टूबर से ये बैठक चल रही है। आज इस बैठक का समापन होगा। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले इसमें शिरकत करेंगे। तो किन किन विषयों पर इस जो बैठक में मंथन किया गया, आगे क्या क्या रणनीति बनाई गई इस बैठक में, इसको लेकर थोड़ी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर इन्हीं सब विषयों पर जब आपसे कुछ देर बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, दत्तात्रेय बोलेंगे तो क्या योजना बनी है, पिछली जो संघ की तमाम योजनाएं थी उस पर किस तरह से अमल किया गया है, कितना उसका विस्तार किया गया है, क्या कुछ किया गया है, इस पर ही मंथन किया गया है और इसी के बारे में वो विस्तार से बताएंगे। हालांकि संघ अपने तमाम कार्यक्रमों को बहुत ज्यादा मीडिया से शेयर नहीं करता है, इसलिए पिछले 3 दिनों तक मीडिया को यहाँ आने की अनुमति नहीं थी। आज वो बाकायदा प्रेस से मिलेंगे और प्रेस से मिलने के बाद वो जो 4 दिनों में योजनाएं बनी है या पिछले जो योजनाएं थी उस पर कितना अमल हुआ है, क्या कुछ आगे देश में करने वाली, इन तमाम विषयों पर वो न सिर्फ प्रकाश डालेंगे बल्कि मीडिया से वो शेयर करेंगे और इसके बाद ये तय हो पाएगा, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जिस पर वो निगाहें टिकी हुई हैं। जी शोएब, तो 16 अक्टूबर से चल रही बैठक का आज समापन होगा और कुछ ही देर में जब दत्तात्रेय होसबोले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो साफ हो जाएगा कि बैठक में किन किन विषयों को लेकर मंथन किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब इन जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। इस बार किसानों को दिवाली का तोहफा दिया गया है, जिसमें गेहूं की एमएसपी में 110 रुपए का इजाफा हुआ। साथ ही अन्य 5 फसलों के भी दाम बढ़ाए गए हैं, जिसे लेकर सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। तो लखनऊ में किसानों को दिवाली का बड़ा तोहफा योगी सरकार ने दिया है। तो उत्तर प्रदेश में किसानों को योगी सरकार से बड़ा तोहफा मिला। गेहूं की एमएसपी पे 110 रुपए का इजाफा किया गया है, जिसके लिए किसानों ने सीएम योगी का आभार जताया है। वहीं सीएम योगी ने इस योजना के लिए पीएम का आभार जताया है। वहीं पटना के मीठापुर जक्कनपुर थाना क्षेत्र में 2 शराबी युवक का वीडियो सामने आया है। वीडियो में युवक शराब के नशे में इतने चूर थे कि दुकानदार से भिड़ गए और उन्होंने दुकानदार से कहा कि मैं पैसे नहीं दूंगा। वहीं दोनों युवक खुद को सीएम नीतीश कुमार का सिक्योरिटी पुलिस वाला बताते हुए नजर आए। साथ ही दोनों की बाइक पर पुलिस का स्टिकर भी चिपका दिख रहा था। तो शराब बंदी की इन लोगों ने धज्जियां उड़ा दी हैं बिहार में। और दुकानदार से ये शराबी नशे में की हालत में दुकानदार से भिड़ गए और उनसे सामान खरीदकर उनको पैसे ना देने की बात कही। और वहीं जब दुकानदार ने पैसे मांगे तो उनको धमकी दी कि वो सीएम नीतीश कुमार के सिक्योरिटी पुलिस में शामिल है और वो पैसे नहीं देंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।